हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की। टीचिंग एप्टीट्यूड से आपके 5 और से 6 क्वेश्चंस आते हैं और ये क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के पार्ट में आएंगे, तो आपको वहां पे ये क्वेश्चंस मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको एक आइडिया लग पाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है, शिक्षण योग्यता का अर्थ है शिक्षण कार्य के प्रति समर्पण, शिक्षक बनने की इच्छा, शिक्षक की नौकरी करने के लिए सभी आवश्यक क्षमताएं, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा राइट आंसर। देखिए, यहाँ पे शिक्षण योग्यता की बात की गई है, तो एक शिक्षण योग्यता में क्या क्या होना चाहिए। यानी कि अगर आप शिक्षक बन रहे हैं तो उसके लिए आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए कि अगर कोई भी स्टूडेंट 1 से 2 बार या इससे ज़्यादा बार क्वेश्चन करता है, तो आप हर बार उसको उसी तरह से, जितना आपने फर्स्ट टाइम उसको पेशेंटली उसके क्वेश्चन को सुना, उसको समझाया। यानी कि आपको अगर एक क्वेश्चन 10 बार समझाना पड़े तब भी आप उसको उसी तरीके से समझाएं। ऐसा ना हो कि आप उसको डांटें कि आप क्या पहले क्यों नहीं समझ पाए, मैंने इतनी बार आपको समझाया। ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ उसको जो भी टीचिंग मेथड्स हैं उनको प्रॉपर यूज़ करना आना चाहिए, क्योंकि जब वो उनको यूज़ करेंगी तो वहाँ पर क्या होगा, जो भी वो समझाएंगी वो अच्छी तरीके से स्टूडेंट्स तक पहुंच पाएगा। ठीक है। इसके साथ ही साथ उनका जो भी सब्जेक्ट है उसमें एक्सपर्टीज होनी चाहिए उनको, तभी वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगी। और साथ ही साथ उनके अंदर वो सारे योग्यताएं होनी चाहिए जो कि एक टीचिंग के लिए जरूरी होता है। तो ये सारी आवश्यकताएं होगी, वही शिक्षण योग्यता का अर्थ कहलाएगा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। होप सबका यहाँ पे ये वाला आंसर क्लियर था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, शिक्षण योग्यता का महत्वपूर्ण पहलू है छात्रों को सच्चाई का एहसास कराने के लिए शिक्षक की क्षमता। सेकंड है अपने छात्रों की रचनात्मकता को जांचने के लिए शिक्षक की क्षमता। थर्ड है छात्रों को उन्मुख बनाने के लिए शिक्षक की क्षमता। एंड फोर्थ है शिक्षक की क्षमता छात्रों को उन्मुख बनाने की है। बताइए शिक्षण योग्यता का महत्वपूर्ण पहलू क्या होता है, क्या है इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। आंसर करिए। देखिए, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। शिक्षण योग्यता की बात करें, एक टीचिंग एप्टीट्यूड का इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट तो वो होता है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो टीचिंग स्टूडेंट ओरिएंटेड हो उनकी। यानी कि स्टूडेंट्स के मुताबिक वो पढ़ाएं, अपने अकॉर्डिंग नहीं। उन्हें ये देखना है कि स्टूडेंट का लेवल कैसा है, स्टूडेंट किस तरह से ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, उस तरह से समझाना है। अपने अकॉर्डिंग नहीं कि हम इसमें कैपेबल हैं या फिर हम इसमें कंफर्ट हैं तो हम इसमें समझाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट को लेवल को देखना है कि वो किस तरह से अच्छे से समझ पाता है, सिर्फ उसी बेसिस पर उसको समझाना चाहिए। तो स्टूडेंट ओरिएंटेड टीचिंग होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक के साथ निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कम से कम जुड़ी हुई है। प्रभावी मौखिक संचार, छात्रों के साथ अच्छा तालमेल, राजनीतिक नेताओं से सम्मान, या फिर विषय पर कमान। बताइए। देखिए, जो सबसे कम जुड़ी हुई बात है यहाँ पे, या विशेषता है, वो है राजनीतिक नेताओं से सम्मान। ये इतना आवश्यक नहीं है। सिर्फ इस जरूरी नहीं है कि आपको सम्मान मिलेगा तभी एक अच्छे टीचर बनेंगे। ये अलग बात है, आपको सम्मान मिलता है, ये अदर एस्पेक्ट है। इससे आपकी टीचिंग पर कोई भी लेना देना नहीं है। आपकी टीचिंग अपने लेवल से अच्छी होनी चाहिए, स्टूडेंट्स को अच्छे समझ में आनी चाहिए, आपका कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स के साथ अच्छा होना चाहिए, विषय पर आपकी कमान अच्छी होनी चाहिए, उनके साथ टीचर कोऑपरेट करें आप स्टूडेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स को समझें, स्टूडेंट्स की जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करें, यही आपका मेन काम है। ठीक है। राजनीतिक नेताओं से आपको कोई भी सम्मान मिल रहा है, ये अदर एस्पेक्ट है, और ये अपनी टीचिंग पे आपको हावी होने भी नहीं देना है अगर आपको किसी तरह का सम्मान मिला है तो। क्योंकि फिर उसी तरह की फीलिंग आ जाती है कि हम बहुत बड़े टीचर हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कुछ बड़े टीचर्स होते हैं उनके अंदर इस तरह की फीलिंग आ जाती है कि अब तो हम रेपुटेटेड टीचर हैं, कोई भी स्टूडेंट हमसे एक से ज्यादा बार क्वेश्चन नहीं करेगा। होता है कुछ, ये नहीं कह रही सबका, कुछ कुछ टीचर्स का होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचिंग अपनी जगह है और ये सारी चीजें अपनी जगह हैं, दोनों को नहीं मिलाना चाहिए। ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है,
चयन समिति के सदस्य के रूप में आप शिक्षक के पद के लिए किसे चुनेंगे जिसके पास है। यानी कि अगर आप चयन समिति या सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं तो आप किसको टीचर की पोस्ट के लिए चुनेंगे। समूह गति का अच्छा ज्ञान, यानी कि उसको ग्रुप डायनामिक्स का अच्छा ज्ञान है, विषय पर कमान है, संतुलित व्यक्तित्व या फिर ऊपर के सभी, बताइए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा आसान कर दिया क्योंकि डी ऑप्शन दे दिया है, तो यहाँ पे डी ही होगा क्योंकि ग्रुप डायनामिक्स की नॉलेज है, ये भी अच्छी बात है क्योंकि जिस तरह के चेंजेस होंगे वो उसी तरह से उनको चीज़ों को, सिचुएशन को मैनेज कर लेंगे टीचर, ठीक है। और सब्जेक्ट की कमान है, ये तो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब्जेक्ट की कमान जब तक नहीं होगी तब तक वो अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से नहीं समझा सकते। थर्ड है बैलेंस्ड पर्सनैलिटी, यानी कि उनकी पर्सनैलिटी बैलेंस्ड है, टीचिंग के लिए अप्रोप्रिएट है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक शिक्षक के अनुरूप नहीं है, शिक्षक है, बताइए। कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि एक टीचर को सूट नहीं होता। अगर कोई टीचर छात्रों को प्रत्यक्ष अनुशासित करने में सक्षम है तो, या फिर वास्तव में छात्रों में रुचि रखते हैं, या शिक्षकों के काम के बारे में उत्साही हैं, या फिर नई स्थिति में खुद को ढालने में अनिच्छुक हैं, बताइए। कौन से एक शिक्षक के लिए अनुरूप नहीं है, यानी कि नेगेटिव स्टेटमेंट आपको बताना है। देखिए ये बिल्कुल सही है कि वो प्रत्यक्ष अनुशासित करने में सक्षम है, यानी कि डायरेक्टली वो डिसिप्लिन रखता है स्टूडेंट्स के लिए, ये तो बिल्कुल सही है। और फिर वास्तव में छात्रों में रुचि लेता है, तो रुचि लेना तो अच्छी बात है क्योंकि जब तक वो छात्रों में रुचि नहीं लेगा तो उसको कैसे पता चलेगा मेरा छात्र या मेरा स्टूडेंट किस नेचर का है, उसे किस तरह से चीज़ें समझानी है, मुझे उसको किस चीज़ में प्रॉब्लम होती है। तो ये इंटरेस्ट लेना तो अच्छी बात है। फिर है शिक्षकों के बारे में उत्साही, यानी कि एंथुसियास्टिक है वो, जो भी वर्क है जो टीचर्स कर रहे हैं उसके बारे में, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो इसके अकॉर्डिंग नहीं में हमें पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इस नई स्थिति में खुद को ढालने में अनिच्छुक है, यानी कि कोई भी उसे सिचुएशन दे रहे हैं वो उसमें खुद को नहीं ढाल पा रहा है, तो ये तो गलत बात है ना। वहां पर फिर वो खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रहा तो वो टीचिंग किस तरह से करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको हर सिचुएशन में खुद को ढालना आना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए बहुत सारी सिचुएशंस क्लास में ऐसी होती हैं जो कभी भी हो सकती हैं, जैसे कि ज़रूरी नहीं है हर बार आपको जो भी क्लास मिले या जो भी बैच मिले पढ़ाने को उसमें सारे स्टूडेंट्स एक जैसे हों। हो सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा बिलो एवरेज हो या फिर बहुत ज़्यादा इनडिसिप्लिन क्रिएट करे, तो ऐसे स्टूडेंट्स के साथ आपको अच्छे से माहौल बनाना या फिर उनसे अच्छे से डील करना आपको आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, एक शिक्षक को अपने विषय का विशेषज्ञ होना चाहिए, इसके अलावा वह भी होना चाहिए, यानी कि और क्या होना चाहिए। उसके छात्रों को जाने, पढ़ाए जा रहे पाठ्यक्रम के विषय के ज्ञान हो, शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, या फिर ऊपर के सभी, बताइए। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में ना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। अब ऊपर के सभी दे दिए तो यानी कि ये इसका आंसर होगा, लेकिन अगर आपको इन तीन में से दिया होता तो आप सबसे ज्यादा किसको प्रेफर करते, बताइए। देखिए अगर हम इन तीन के, वैसे तो ये सारे ऑप्शन सही हैं, इसका तो राइट आंसर डी होगा। लेकिन अगर ऊपर के सही नहीं होते तो ए इसका राइट आंसर होता, क्योंकि उस जब तक वो अपने छात्रों को नहीं जानेगा तो उसको विधियों का को ज्ञान होने का कोई वहाँ पे उसकी इम्पोर्टेंस नहीं रहेगी। पहले तो उसके स्टूडेंट्स को उसको जानना, उसके बाद वो ये देखेगा कि उसको कौन सी टीचिंग मेथड यूज करना है। लेकिन हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जिज्ञासा, अच्छी याददाश्त, सीखने की क्षमता, या फिर सक्षम शिक्षक, बताइए। देखिए राइट आंसर हो जाएगा ए,
क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे अंदर किसी भी चीज़ को लेके क्यूरियोसिटी नहीं है तब तक हम उसको नहीं सीख सकते। यहाँ पे अच्छी याददाश्त होना ज़रूरी नहीं है, समझना आना चाहिए। फिर है सीखने की क्षमता। क्षमता है लेकिन आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है या फिर आप उसको सीखना खुद से ही नहीं चाहते हैं, तो वो बेकार है हमारे लिए। फिर है सूक्ष्म शिक्षा, ये भी नहीं होगा करेक्ट। यहाँ पे आंसर ए सही होगा, जिज्ञासा। ठीक है। नेक्स्ट है, यदि शिक्षक को किसी विषय का पूरा ज्ञान है तो वे अपनी कक्षा में अच्छा अनुशासन बनाए रख सकता है, छात्र उससे निजी कोचिंग लेने को तैयार है, वे आत्मविश्वास का विकास कर सकता है, या फिर ऊपर के सभी बताइए। देखिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, वह आत्मविश्वास का विकास करता है। देखिए निजी कोचिंग लेना बिल्कुल गलत है यहाँ पर, क्योंकि जब वो निजी कोचिंग देगा तो स्टूडेंट स्कूल में उससे क्या पढ़ेंगे, कुछ नहीं पढ़ेंगे, वो सिर्फ उसी पर डिपेंड रहेंगे कि हम कोचिंग में जाएंगे, कोचिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर वो कोचिंग करता भी है तो मेरे अकॉर्डिंग एक टीचर का ये रूल होना चाहिए कि वो कोचिंग अगर दे रहा है तो, और अगर वो किसी स्कूल का टीचर भी है तो वो कभी भी अपने स्कूल के बच्चों को कोचिंग ना दे, क्योंकि वहां पर फिर क्या होता है, गलत रिजल्ट आता है। कई बच्चे स्टूडेंट्स ये सोचकर तैयारी नहीं करते कि अपने टीचर हैं, वो हमको पास कर ही देंगे। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आप कोचिंग देते हैं तो कभी भी अपने स्कूल के स्टूडेंट्स को कोचिंग नहीं देनी चाहिए। ठीक है। और अनुशासन बनाए रखना कोई अच्छा काम नहीं है यहाँ पे। अनुशासन से क्या होगा, आप अनुशासन बनाए रखेंगे तो कई बार स्टूडेंट्स को अंदर एक डर भी बैठ जाता है, और फिर अगर कोई भी क्वेरी होती है तो वो उसको नहीं पूछता। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। एक आत्मविश्वास आता है अगर हमें किसी भी चीज के बारे में फुल नॉलेज होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे सही है? शिक्षक को पढ़ाना चाहिए और शोध करना चाहिए लेकिन शिक्षक पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। शिक्षक को पढ़ाना चाहिए और शोध करना चाहिए लेकिन शोध पर अधिक ध्यान देना चाहिए। शिक्षक को पढ़ाना चाहिए और शोध भी करना चाहिए। शिक्षक को अच्छी तरह से पढ़ाना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। बताइए। देखिए यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो सी सही है, शिक्षक को पढ़ाना चाहिए और शोध भी करना चाहिए, क्योंकि शोध करने से उसे नई चीज़ पता चलेगी जिससे कि वो अपने स्टूडेंट्स को समय समय पर एग्जाम्पल के थ्रू उनका जो भी मैटर है, जो भी उनका सब्जेक्ट है, उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगी। क्योंकि यहाँ जब भी हम शोध करते हैं तो हमें नए फैक्ट पता चलते हैं जिसको हम एज अ रियल लाइफ एग्जाम्पल स्टूडेंट्स के सामने रखकर उनको और अच्छी तरह से समझा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शिक्षक के कौन से गुण अच्छे कक्षा अनुशासन में सबसे अधिक योगदान देते हैं? जीने का सरल तरीका, प्रभावी शिक्षण, अच्छा व्यवहार और सुखद शिष्टाचार, या फिर आकर्षक व्यक्तित्व। बताइए क्या होगा यहाँ पर आंसर सही? देखिए अगर किसी भी टीचर के अंदर ये क्वालिटी है अच्छे डिसिप्लिन की, तो वो किससे होगा, उसका जो इफेक्टिव टीचिंग है वो सॉरी जो टीचिंग है वो इफेक्टिव बनेगी। अगर डिसिप्लिन में क्लास रहेगी तो वो अच्छे से समझा पाएंगी सारी चीज़ें, जो भी उनका मैटर है वो ज़्यादा अच्छे से कन्वे हो पाएगा, और स्टूडेंट्स की जो भी क्वेरी है वो भी अच्छे से सुन पाएंगे और उसको दूर कर पाएंगे जो भी क्वेरी है। तो यहाँ पर क्या होगा, उनकी ये टीचिंग है वो प्रभावी बनेगी। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अच्छा व्यवहार और सुखद शिष्टाचार टीचिंग से रिलेटेड नहीं है। आकर्षक व्यक्तित्व भी हमारे डिसिप्लिन में कोई भी रोल प्ले नहीं करता है इस तरह से। मेन होगा कि उसकी टीचिंग इफेक्टिव बनेगी, क्योंकि मेन पर्पस हमारा यहाँ पे टीचिंग ही देना ही है स्टूडेंट्स को, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैटर समझा पाएँ, जो भी फैक्ट है वो समझा पाएँ, जिससे कि स्टूडेंट्स खुद भी एनालाइज करें अपने माइंड में कि हाँ ये ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा शिक्षण एक कार्य है। शिक्षकों की उच्च शैक्षिक योग्यता, शिक्षण के पेशे के लिए ईमानदारी और समर्पण, शक्तिशाली नेतृत्व, या इनमें से कोई नहीं। बताइए। गुड टीचिंग इज अ फंक्शन ऑफ।
देखिए, गुड टीचिंग की बात करें, गुड टीचिंग हमारा फंक्शन है शिक्षण के पेशे के लिए ईमानदारी और समर्पण करना, यानी कि आप ईमानदारी से स्टूडेंट्स को पढ़ाएं। आपके अंदर जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसके लिए आपके अंदर एक डिवोशन हो, यानी कि आप सिर्फ यही नहीं कि हाँ हमें काम करना है, सैलरी लेनी है, हमारा ये काम है। अब स्टूडेंट्स को समझ आ रहा है या नहीं इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम बस अपना वही जो टाइमिंग है हमारा 9 से 2 का या 9 से 1 का वो ड्यूटी देनी है, यहाँ पे सैलरी लेनी है बस। अब हमें स्टूडेंट्स की कितनी लर्निंग हो रही है, कितनी अंडरस्टैंडिंग बनी है उससे कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है। हमें अपने स्टूडेंट्स को काबिल बनाना है, तो इसके लिए हमें खुद भी उसमें समर्पण करना पड़ेगा, खुद भी ईमानदार होना पड़ेगा, उनको अपनी जो भी ड्यूटी है, अपना जो भी प्रोफेशन है उसको अच्छे से निभाना पड़ेगा, जिससे कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो भी अपने आने वाले जो भी जनरेशन है उनको सिखा पाएं, क्योंकि जब हम उनको अच्छी शिक्षा नहीं देंगे तो वो जो आने वाली जनरेशन है उनको क्या सिखा पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, जिसके पास कम से कम एक प्रभावी शिक्षक बनने की संभावना है। जो यानी कि उसके अंदर कौन कौन से इफेक्टिव टीचिंग बनने के लिए क्या क्या लिस्ट चांस होते हैं। जो नैतिक मूल्यों को सिखाता है, जिसे शिक्षण में कोई रुचि नहीं है, जो अपने विषय को अच्छी तरह से जानता है, जो एक सख्त अनुशासक है। बताइए लीस्ट चांस क्या है किसी भी टीचर के बनने के, इफेक्टिव टीचर बनने के। देखिए लिस्ट चांस यही है कि उसको सबसे पहले तो जो भी शिक्षण है उसमें ही रुचि नहीं है, तो फिर पूरी टीचिंग ही बेकार है। उसने टीचिंग प्रोफेशन क्यों चूज किया जब उसको रुचि ही नहीं थी? वो फिर स्टूडेंट्स को क्या सिखाएगी, क्या समझाएंगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सबसे कम चांस है। अगर आपके अंदर यही नहीं है तो आप इफेक्टिव टीचर बिल्कुल नहीं बन सकते। ठीक है, तो ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, जो एक छात्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्या है? सिद्धांत, अभिभावक, स्कूल प्रबंधक या अध्यापक? बताइए। देखिए यहाँ पे अगर छात्र की जगह बालक या बालिका होता, यानी कि सीधे ये समझ लीजिए कि बच्चा होता, तब हम ये बोल सकते थे कि एक अभिभावक है जो कि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन यहाँ पे छात्र दे रखा है, इसलिए छात्र में ऑप्शन आ जाएगा डी, क्योंकि उसका संबंध अब स्कूल से हो गया। स्कूल में स्कूल प्रबंधक का कोई रोल नहीं होता, उसका मेन रोल होता है उसके टीचर के साथ। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, आपकी राय में शिक्षण पेशा है आरामदायक, प्रतिष्ठित, सम्मानित या कड़ी मेहनत वाला? बताइए। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें शिक्षण की पेशे की, तो ये एक प्रतिष्ठित पेशा है। इसमें आपको खुद कुछ सीखने का, ये नहीं है कि आप टीचर बन गए हैं तो आप नहीं सीखेंगे। आप पूरी टाइम तक, जब तक आप पढ़ा रहे हैं तब तक आप भी बहुत कुछ सीखेंगे, और आपने जो कुछ सीखा है या एक्सपीरियंस है या अपनी स्टडी से आप उससे दूसरों को सिखाएंगे। तो एक प्रेस्टिजियस जॉब है ये। यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा है जो कि हम आप अगर कुछ चीज़ आपको गलत लगती है तो उसके बेसिस पर आप उसको ठीक करवा सकते हैं, एक स्टूडेंट्स को एक अच्छा काबिल बना सकते हैं। तो ये एक प्रेस्टिजियस जॉब है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है धीरजशील, व्यवस्थित रवैया या ऊपर के सभी? बताइए। देखिए यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आ गया, तो यही सही होगा। एक टीचर में पेशेंस होना चाहिए, हम्बलनेस होनी चाहिए और सिस्टमैटिक एटीट्यूड होना चाहिए, यानी कि वो कोई भी काम करे सिस्टमैटिक तरीके से करे, क्योंकि जब वही सिस्टमैटिक नहीं करेगी कोई भी काम तो स्टूडेंट से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम्बल होना चाहिए, सारे स्टूडेंट्स उसके इक्वल हैं, फिर चाहे वो टॉपर हो चाहे वो एवरेज हो, ठीक है, या बिलो एवरेज हो, सारे स्टूडेंट्स बराबर हैं, सबको इक्वली उसको ट्रीट करना है। पेशेंस, कोई भी स्टूडेंट कितनी बार भी क्वेश्चन करे उसको उसी तरह से आंसर करना है। पेशेंस होना चाहिए, ये नहीं है कि अब मैं नहीं बताऊंगी या फिर मैंने आपको बहुत बार समझा दिया, ये चैप्टर मैंने करा दिया, दोबारा रिवीजन नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है,
आपकी राय में शिक्षण पेशे को उन लोगों द्वारा अपनाया जाना चाहिए जो धार्मिक हैं, राष्ट्र विकास में मदद करना चाहते हैं, जिन्हें शिक्षण कार्य में विश्वास है, या अंतर्मुखी हैं? बताइए। देखिए, राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी, जिन्हें शिक्षण कार्य में विश्वास है। एक सिर्फ उन्हीं लोगों को यहाँ पर अपने टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहिए जिन्हें ऐसा लगता है कि जो टीचिंग वर्क है वो हम अच्छा कर सकते हैं, अच्छा समझा सकते हैं। सिर्फ उन्हीं लोगों को यहाँ पर शिक्षण पेशे को अपनाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। शिक्षक को इस वजह से नैतिक चरित्र होना चाहिए, वो कौन सी वजह आपको ये बतानी है। ऑप्शंस हैं, छात्रों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। सेकंड है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाई जाएगी। थर्ड है, वह बुरा काम नहीं करेगा, या फिर उसके छात्र भी अच्छे नैतिक चरित्र को विकसित करने का प्रयास करेंगे। बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या होगा इसका आंसर। देखिए, अगर किसी भी टीचर का जो करेक्टर है वो अच्छा होगा तो उससे क्या होगा, स्टूडेंट उसको देखेंगे। तो क्या है, हर कोई टीचर जो होता है उसका जो स्टूडेंट होता है वो अपने टीचर से ही सीखता है। तो अगर उसका अच्छा करेक्टर होगा तो बच्चों का करेक्टर भी अच्छा ही रहेगा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हिज स्टूडेंट्स वुड ऑल्सो ट्राई टू डेवलप गुड मॉरल करेक्टर। ओके, तो होप यहाँ पे सबका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शिक्षा सर्वोत्तम धन है क्योंकि, अब जो एजुकेशन है वो सुप्रीम वेल्थ है, तो आपको बताने हैं क्यों है। ऑप्शंस हैं, देखिए यहाँ पर, दूर होने पर भी यह कम नहीं होता, यह किसी के द्वारा छीना नहीं जा सकता, इसे कोई चुरा नहीं सकता, या ऊपर के सभी। बताइए। देखिए, शिक्षा हमारा सर्वोत्तम धर्म इसलिए है क्योंकि यह कभी भी हमसे दूर नहीं जाता, ये हमारे साथ ही रहता है, क्योंकि ये हमारे अंदर है, हमारे बिहेवियर में आ गई ये चीज़ें। अब और ना ही इसको कोई हमसे चुरा सकता है, और ना ही ये हमसे कोई छीन सकता है। ठीक है, क्योंकि अब ये हमारे बिहेवियर में है, हमसे दूर कहीं नहीं जाएगी। हमने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, उसके बेसिस पर हम अपना जो भी काम है या दूसरों के साथ व्यवहार है वो करते हैं। तो ये ना ही छीना जा सकता है, ना ही चुराया जा सकता है, ना ही दूर होता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। सर्वोत्तम धन इसलिए ही इसको कहा गया है। नेक्स्ट है, शिक्षण विधियों के उपयोग के साथ विद द यूज ऑफ टीचिंग मेथड्स। अब शिक्षण विधि का यानी आप यूज करते हैं तो क्या होगा। पाठ पढ़ाए जाने पर छात्रों को अधिकतम सीमा तक लाभान्वित किया जा सकता है। छात्र पाठ को अच्छी तरह से समझते हैं, पाठ दिलचस्प हो जाता है, या फिर ऊपर के सभी। बताइए, शिक्षण विधियों के उपयोग से क्या होगा। देखिए, यहाँ पे ऑप्शन जो है डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब हम शिक्षण विधियों का यूज करेंगे अपने शिक्षण में तो ये अधिकतम लाभान्वित होगा, क्योंकि उसको ज़्यादा समझ में आएगा। अ, ये सेम वही ऑप्शन हो गया कि छात्र जो है पाठ को अच्छी तरह समझ सकते हैं, दिलचस्प हो जाएगा यानी कि इंटरेस्टिंग होगा, वो उसको और पढ़ने की कोशिश करेगा, वो बोर नहीं होगा पढ़ने से। और यहाँ पे जो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट है वो स्टूडेंट को उस चैप्टर से, या जो भी पीपीटी है या आप चार्ट के थ्रू पढ़ा रहे हैं, कोई भी आप मेथड यहाँ पे यूज़ करें, पीपीटी से पढ़ाएं या वीडियो के थ्रू पढ़ाएं, कैसे भी पढ़ाएं, बस ये क्या है, यहाँ पे जो अटेंशन है स्टूडेंट्स का ज़्यादा होता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा ज्ञान है, लेकिन अब जो शिक्षा है वो ज्ञान है, लेकिन किस तरह का ज्ञान है आपको ये बताना है। ऑप्शंस हैं, अच्छा नैतिक चरित्र ज्ञान की कुंजी है, बिना मतलब की शिक्षा नहीं दी जा सकती, पवित्रता और मूल्यों के बिना शिक्षा बेकार है, या फिर बिना अभ्यास शिक्षा बेकार है। बताइए।
देखिए शिक्षा ज्ञान तो है, यानी कि आपने देखिए हर कोई शिक्षा ग्रहण करता है, लेकिन वो उस शिक्षा का किस तरह से यूज़ कर रहा है वो उस पर डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग पढ़ लिख कर भी अच्छा सा बिहेवियर नहीं करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने ज़्यादा शिक्षा ग्रहण नहीं किया या फिर जिन्होंने बिल्कुल भी शिक्षा ग्रहण नहीं की है, लेकिन फिर भी वो अच्छा बिहेवियर रखते हैं, अच्छा उनके अंदर रिस्पेक्ट होता है बड़े लोगों के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा ज्ञान है, लेकिन पवित्रता और मूल्यों के बिना शिक्षा बेकार है। अगर आपके अंदर वैल्यूज़ नहीं है, किसी भी तरह के मॉरल वैल्यूज़ नहीं है, किसी का आप रेस्पेक्ट नहीं करते, किसी चीज़ को आप ढंग से नहीं समझते हैं, तो ये सारी शिक्षा आपकी बेकार है। कहते हैं ना कि पढ़ा लिखा होना भी आपका बेकार है जब तक आप किसी की कदर नहीं कर सकते या किसी का अच्छा नहीं सोच सकते। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो एक बच्चे का पहला शिक्षक है, यानी कि एक बच्चे का पहला शिक्षक क्या होता है? अध्यापक, उसका वातावरण, उसके माता पिता, उसका अपना चेतन मन। बताइए। देखिए यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। एक बच्चे का जो पहला शिक्षक होता है वो उसके माता पिता ही होते हैं। तभी कहा जाता है कि माता पिता से ही बच्चे के सारे वैल्यूज मिलते हैं। हम अमूमन भाषा में बोल भी देते हैं, अगर कोई अच्छे से बिहेव नहीं करता है तो हम बोलते हैं कि क्या सिखाया आपके घर वालों ने, यानी कि बच्चा शुरू में जो सीखता है वही उसके पूरी लाइफ काम आते हैं। इसीलिए उसका जो पहला शिक्षक है वो उसके माता पिता ही होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, शिक्षण का कार्य, यानी कि जो जॉब है टीचिंग की, वो एक शिक्षित व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, कई शिक्षकों द्वारा नहीं किया जा सकता, किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। यहाँ पे किसी भी कर लीजिएगा क्योंकि इंग्लिश में है एनी पर्सन, और फिर है प्रत्येक व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता। तो बताइए शिक्षण का कार्य कैसा है? देखिए शिक्षण का मतलब यहाँ पर है आपकी एजुकेशन से। आप एजुकेशन का मतलब सिर्फ यहाँ पे बुकिश नॉलेज है, ठीक है, तो उसको लेकर बताइएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा नहीं दिया जा सकता, सिर्फ एक पढ़ा लिखा व्यक्ति यानी कि शिक्षित व्यक्ति है वही हमें शिक्षा देगा, कई शिक्षकों द्वारा भी नहीं दिया जा सकता, और किसी व्यक्ति द्वारा किसी एक व्यक्ति द्वारा दिया जा सकता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाए। शिक्षण का कार्य वो प्रत्येक व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है, जो उच्च शिक्षा में शिक्षण का अधिक वांछनीय परिणाम है, यानी कि डिजायरेबल आउटकम है, वो क्या है? परिणाम का उच्च प्रतिशत, उन छात्रों की संख्या में वृद्धि जो विषय के लिए चुनते हैं, छात्रों की स्वतंत्र सोच के स्तर में वृद्धि, या फिर छात्रों की उपलब्धि में वृद्धि। बताइए। देखिए जब भी हम किसी भी स्टूडेंट को उच्च शिक्षा देते हैं तो वहाँ पे डिज़ायरेबल आउटकम यहाँ पे ये होना चाहिए कि स्टूडेंट्स खुद से सोचे, यानी कि अगर उसको कोई प्रॉब्लम दी गई है तो वो खुद से सोचे कि उसको किस तरह से सोल्यूशन निकालना है, क्या करना है जिससे कि वो इसको सॉल्व कर पाए। तो उसकी खुद की स्वतंत्रता होनी चाहिए उच्च शिक्षा के अंदर। इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाए। सिर्फ परिणाम का उच्च प्रतिशत निकालना जरूरी नहीं है, उसकी थिंकिंग बढ़े। प्रतिशत यहाँ पे मैटर नहीं करती, मैटर करती है कि उसकी सोचने की क्षमता कितनी है, वो कितनी चीज़ें और कितने कम टाइम में अच्छा से अच्छा सॉल्यूशन निकाल के दे सकता है। ठीक है, और उन छात्रों की संख्या में वृद्धि जो विषय के लिए चुनते हैं ये भी इम्पोर्टेंट नहीं होगा। छात्रों की उपलब्धि में वृद्धि ये भी इम्पोर्टेंट नहीं होगा। सिर्फ उनका अचीवमेंट अच्छा होना यहाँ पे मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि उनकी थिंकिंग कितनी बढ़ रही है, वो कितना समझ पा रहे हैं चीज़ों को, खुद से वो कितना सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ज्ञान के प्रति हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए। अनुभव जन्य साक्ष्य के आधार पर विज्ञान द्वारा सिद्ध किया गया है कि क्या स्वीकार करना है, या फिर व्यक्तिगत रूप से सत्यापित नहीं होने वाली किसी भी चीज को स्वीकार नहीं करना, अंतिम सत्य के रूप में स्वीकार करना, या फिर सुधार के दायरे में विश्वास करना। बताइए हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए?
देखिए, हमारा जो एटीट्यूड है नॉलेज को लेकर वो हमेशा ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे एविडेंस हैं, एम्पिरिकल एविडेंस हैं, उनके बेसिस पर साइंस उन चीज़ों को प्रूव करे, यानी कि सत्य हो, तभी हमको हमारा वो ज्ञान होना चाहिए। यानी कि हर किसी का एक रीज़न होना चाहिए। हम कोई भी नॉलेज ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर सकते जब तक हमारे पास उसका प्रॉपर एविडेंस नहीं है, या फिर साइंस हमें क्या बताता है, लॉजिक बताता है। ठीक है, तो लॉजिक होगा उस चीज़ का तभी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पर्सनली वेरीफाइड करने से कोई मतलब नहीं है। पर्सनली वेरीफाइड से तो ये होगा कि कोई भी चीज़ रॉन्ग नहीं होगी, क्योंकि हर पर्सन को कोई ना कोई चीज़ सही लगेगी, तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी नहीं रहेगी, वहाँ पे हर चीज़ सब अपने अकॉर्डिंग उसको वेरीफाई कर लेंगे। फिर है टू एक्सेप्ट एज द फाइनल ट्रूथ। हम ये कैसे कहते हैं कि ये फाइनल ट्रूथ है, जब तक हमारे पास प्रॉपर एविडेंस नहीं होंगे। ठीक है, फिर है टू एक्सेप्ट बिलीविंग इन द स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। अब इम्प्रूवमेंट के बेसिस पर भी हम उसको ऐसे ही बिलीव नहीं कर सकते। हमारे पास जब पूरा उसका रीज़न होगा, उसका पूरा लॉजिक होगा, किसी भी चीज़ को हम प्रूफ करने का उसके एविडेंस होंगे, तभी हम उसको सही मानेंगे। ठीक है, और उसी चीज़ को हम एज अ नॉलेज एक्सेप्ट करेंगे, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा पुटअप होता है तो हम वहाँ पे क्या कहते हैं कि ऐसा क्यों आया, यानी कि रीज़न पूछने की कोशिश करते हैं, और जब हम उस रीज़न से सेटिस्फाई हो जाते हैं तब उसको समझ लेते हैं उस मैटर को, और तब हम उसको फर्दर मूव करते हैं, जिससे कि किसी और को बता सकें कि हाँ ये ऐसे होता है, इसका कारण ये है। ठीक है, नेक्स्ट है कक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं का प्रबंधन सबसे अच्छा है। प्रधानाचार्य, छात्रों ने स्वयं, यानी कि खुद वो छात्र, विषय शिक्षक या फिर कक्षा शिक्षक, बताइए। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द क्लासरूम आर बेस्ट मैनेज बाय, किसके द्वारा मैनेज किया जा सकता है? देखिए, यहाँ पे प्रधानाचार्य कहा गया है तो ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कक्षा की बात की जा रही है। प्रधानाचार्य कभी भी कक्षा से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता है, वो कभी कभी विजिट करने कक्षा में जाते हैं, वो सिर्फ जो भी टीचर्स हैं वहाँ के, उस क्लास के, वो उनसे फीडबैक लेते रहते हैं स्टूडेंट्स का, वो कभी डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होते स्टूडेंट्स से, एक एक स्टूडेंट का उन्हें बिहेवियर नहीं पता है, तो ये नहीं होगा। छात्र स्वयं अपना मनोवैज्ञानिक पहलू का प्रबंधन नहीं कर पाएंगे, तो ये भी नहीं होगा। विषय शिक्षक को भी नहीं पता होगा, क्योंकि विषय शिक्षक को एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है, उस पर्टिकुलर टाइम में वो सिर्फ उस क्लास में जाएगा। हो सकता है कि उस समय वहाँ पर सारे स्टूडेंट्स उनके स्ट्रिक्टनेस की वजह से या फिर कोई और रीज़न की वजह से जो रियल में उनका बिहेवियर है वो उनके सामने शो ना करते हों, तो ये भी कट जाएगा। सिर्फ एक कक्षा निरीक्षक यहाँ पे सही होगा, क्योंकि एक कक्षा निरीक्षक ही ऐसा पर्सन होता है जिसको पूरा प्रॉपर तरह से हम ये कह सकते हैं कि उसको एक एक स्टूडेंट के बारे में पता है, कौन किस तरह का बिहेवियर है, हमें अपनी क्लास को किस तरह मैनेज करना है, क्या चीज़ हमारी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए या हमारे क्लास के लिए बेनिफिशियल है, हमें किस तरह से सारी चीज़ें मैनेज करनी है, ये सिर्फ एक कक्षा को ही पता है, क्योंकि उसका ज़्यादा टाइम अपनी कक्षा के साथ ही जाता है या उसके बारे में सोचने में ही जाता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, होप ये भी आपका सबका आंसर यहाँ पे क्लियर था। नेक्स्ट है अक्षा शिक्षण सबसे अच्छा परिलक्षित होता है, यानी कि जो गुड टीचिंग जो होती है, अक्षा शिक्षण की जगह यहाँ पे अक्षी शिक्षण कर लीजिएगा, यानी कि गुड टीचिंग इज बेस्ट रिफ्लेक्टेड बाय छात्र की उपस्थिति, भेद की संख्या, पिन ड्रॉप क्लास में सन्नाटा, या फिर छात्रों द्वारा पूछे गए सार्थक प्रश्न, बताइए क्या होगा आपके अकॉर्डिंग आंसर। देखिए, अक्षय शिक्षण की हम बात करें तो वो हमें तभी पता चलेगा कि जब हमारे स्टूडेंट्स हमारे हमसे मीनिंगफुल क्वेश्चंस पूछेंगे कि इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है या फिर ये ऐसा क्यों हुआ, तभी हमें लगेगा कि हाँ हम अच्छे से पढ़ा रहे हैं। क्योंकि स्टूडेंट क्वेश्चन भी तभी पूछते हैं जब उनको कोई भी चीज़ समझ में आती है या फिर नहीं समझ में आती है,
जब स्टूडेंट डाउट में होते हैं तो वहाँ पे वो चुप रहते हैं, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट्स को अच्छे से समझते हैं कोई भी टॉपिक और वहाँ उन्हें कन्फ्यूज़न होती है तो वहाँ वो मीनिंगफुल क्वेश्चंस पूछते हैं। इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। पिन ड्रॉप साइलेंस होना ज़रूरी नहीं है कि अक्षर शिक्षण हो सकता है कि वो वहाँ पर टीचर के डर से नहीं बोलते हों, ठीक है। तो ये भी गलत है। स्टूडेंट जब बोलेगा नहीं तो वो क्वेश्चन कैसे करेगा। फिर है भेद की संख्या, ये भी गलत है। भेद की संख्या नहीं होनी चाहिए कक्षा के अंदर और छात्र की उपस्थिति भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि छात्र की उपस्थिति से ये हम नहीं पता लगा सकते कि उसका शिक्षण वहाँ पर कैसा है, क्योंकि छात्र में अगर उपस्थित है तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि वहाँ पर उनके मार्क्स दिए जाते हैं उपस्थिति के, इस कारण वो उपस्थित हों, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि उनको जो शिक्षण है या टीचिंग है टीचर की अच्छी लग रही है इसलिए भी वो वहाँ पे उपस्थित हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कक्षा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, यानी कि द मेन एम ऑफ क्लासरूम टीचिंग इज विकसित करने के लिए पूछताछ मन, इंक्वायरी माइंड, यानी कि छात्रों को व्यक्तित्व का विकास करना, जानकारी देना, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा मेन एम क्लासरूम टीचिंग का। देखिए यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस को देखें तो मेन एम कक्षा शिक्षण का इसमें से कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पर ऑप्शन में होता है कि संपूर्ण विकास करना तो हम एक बार मान लेते हैं, ठीक है, छात्रों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना। लेकिन यहाँ पे व्यक्तित्व का विकास करना, जानकारी देना सिर्फ जरूरी नहीं है, इसलिए यहाँ पे इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। विकसित करने मुख्य काम नहीं होता, इनका मुख्य काम होता है उनको शिक्षा देना, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है शिक्षा और सामाजिक आर्थिक विकास है अप्रत्यक्ष अनुपात में संबंधित, सीधे अनुपात में संबंधित, असंगत, या फिर कभी संबंधित और कभी संबंधित और कभी संबंधित नहीं हो। बताइए एजुकेशन और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो किस तरह से हैं। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो बी राइट आंसर होगा। एजुकेशन और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उनका सीधा संबंध है, क्योंकि देखिए जहाँ पर एजुकेशन होगी वहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, क्योंकि देखिए वहाँ पे वो अपने बारे में सोचेंगे, अपने जो जहाँ वो रहते हैं उस एरिया के बारे में सोचेंगे, और साथ ही साथ अपने देश के बारे में भी सोचेंगे, सोसाइटी के बारे में सोचेंगे, और उसको आगे ले जाने के बारे में सोचेंगे कि हमें और शिक्षित हैं तो देखिए वो अच्छा काम भी करेंगे जिससे अर्निंग अच्छी होगी, जिससे देश का डेवलपमेंट होगा। इसलिए यहाँ पे इनका क्या है, रिलेशन डायरेक्ट है। नेक्स्ट है छात्रों को उनके सीखने के आधार पर 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सीखने के लिए अर्थ और तर्क चाहता है। बताइए सामान्य ज्ञान सीखने वाला, गतिशील सीखने वाला, विशेषिकी सीखने वाला यानी कि एनालिटिक्स, और अभिनव विद्यार्थी जिसको हम इनोवेटिव स्टूडेंट भी या लर्नर भी बोलते हैं। बताइए इसमें से कौन सा आपको लगता है जो कि सीखने के लिए अर्थ और तर्क चाहता है। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सामान्य ज्ञान वाला तो नहीं हो सकता, ठीक है, ये तो बिल्कुल ही कट गया। अब क्या बचा यहाँ पर हमारा डायनेमिक्स। तो देखिए यहाँ पर डायनेमिक्स दे रखा है, ये भी नहीं होगा। अर्थ और तर्क आता है हमारा विश्लेषिकी में सीखने वाले में यानी कि एनालिटिक्स, क्योंकि एनालिटिक्स में ही हम लॉजिक्स की बात करते हैं, रीजनिंग की बात करते हैं, और इनोवेशन में भी ये नहीं होगा, ठीक है। इनोवेशन में तो न्यू आइडियाज जनरेट होंगे, ठीक है, उसके माइंड में। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाए, क्योंकि ये एनालाइज करेगा हर चीज़ को कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या रीज़न था इसके पीछे, क्या फैक्ट्स हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है
एक कक्षा में एक आदर्श स्थिति कहाँ होगी? शिक्षक अपना व्याख्यान देने के लिए पूरी तरह से तैयार है, छात्र पूरी तरह से तैयार होकर आते हैं और शिक्षक की उपस्थिति में एक दूसरे से विषय पर चर्चा करते हैं। शिक्षक और छात्र विषय पर चर्चा करते हैं। शिक्षक व्याख्यान देते समय ऑडियो विजुअल एड्स का उपयोग करता है। बताइए कौन सी स्थिति यहाँ पर आपको आदर्श लग रही है? देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक अपना व्याख्यान देने के लिए पूरी तरह से तैयार है और शिक्षक और छात्र विषय पर चर्चा करते हैं। ठीक है। अ, एक टीचर के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है कि वो जो भी कुछ पढ़ा रहा है उसके लिए वो रेडी हो, उसको उस चीज़ के बारे में पूरी नॉलेज हो और साथ ही साथ टीचर और स्टूडेंट दोनों का क्या है इंटरेक्शन होना चाहिए उस सब्जेक्ट के ऊपर। तभी वहाँ पे क्या है अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो स्टूडेंट का बढ़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कक्षा में क्या अधिक वांछनीय है यानी कि डिजायरेबल है? एक शिक्षक सख्त अनुशासन बनाए रखता है और नियमित रूप से उपस्थित लेता है। छात्रों द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब देने वाला शिक्षक, पाठ्यक्रम सामग्री और मानक पुस्तकों के आधार पर व्याख्यान देने वाला शिक्षक, या फिर एक शिक्षक जो पाठ और अपने स्वयं के अनुसंधान के आधार पर व्याख्या दे रहा है? बताइए। देखिए यहाँ पे अगर हम डिज़ायरेबल मोर डिज़ायरेबल इन अ क्लासरूम की बात करें तो एक टीचर अगर मेंटेनिंग स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रखेगा, टेकिंग अटेंडेंस रेगुलरली, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि देखिए हो सकता है उसके इस तरह से स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रखने से स्टूडेंट्स डरें, वो उससे क्वेश्चंस ना करें, और ये बहुत ही गलत एनवायरनमेंट है। हमें स्टूडेंट्स को डरा कर नहीं रखना है, हमें एक फ्रेंडली बिहेवियर रखना है जिससे कि स्टूडेंट्स कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो वो हमसे आके डिस्कस कर पाएँ। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल कट गया। फिर है अ टीचर आंसरिंग क्वेश्चंस रेज्ड बाय स्टूडेंट्स, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो टीचर है वो सिर्फ यहाँ पे वो जो भी क्वेश्चन उठा रहा है उसका जवाब दे। ठीक है, डिज़ायरेबल नहीं है। फिर है अ टीचर डिलीवरिंग अ लेक्चर ऑन द बेसिस ऑफ कोर्स कंटेंट एंड स्टैंडर्ड बुक्स, सिर्फ डिलीवर करना ये भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर आप डिलीवर करेंगे तो क्या होगा, आप डिलीवर करेंगे कोई एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब कोई उसको सुन रहा है या कोई उसको नहीं सुन रहा है, आपको ये नहीं पता चलेगा। नेक्स्ट है टीचर डिलीवरिंग अ लेक्चर ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेक्स्ट एंड हिज ओन रिसर्च, ये बिल्कुल करेक्ट है। एक टीचर डिलीवरी भी कर रहा है और उसने कुछ ऐसी रिसर्च भी करी है जिसके बेसिस पर वो यहाँ पर क्या है अपने रिसर्च के बेसिस पर उनको अच्छी तरह, जैसे हम बोलते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज के बेसिस पर उनको समझा पाएगा और अच्छी तरह से कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू उनको वो समझा पाएगा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ अटेंडेंस लेना था इसलिए ऑप्शन कट गया, सिर्फ अटेंडेंस लेना उसका काम नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो होप यहाँ पे आपको अब सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो प्लीज़ ज़रूर पूछ लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। देखिए शिक्षण का कार्य, अब जो शिक्षण का कार्य है यानी कि जॉब ऑफ टीचिंग है, वो एक शिक्षक व्यक्ति द्वारा